आज है 13 सितंबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौटियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज की जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात मणिपुर की, जहां जातीय हिंसा शुरू होने के 864 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनके स्वागत में लगे बैनर कहीं फटे तो कहीं उनमें आग लगा दी गई। जानेंगे कि विस्थापित लोग प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके बाद बात करेंगे चुनावी बॉन्ड जैसी अपारदर्शी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर उसे खत्म करवाने वाले एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। एक बड़ी खबर ब्राजील से है, जहां पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के आरोप में 27 साल की जेल हुई है और सड़कों पर जश्न का माहौल है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि शेख हसीना के राज में बांग्लादेश से 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लूट हुई। शिवसेना यूबीटी ने भारत पाक क्रिकेट मैच पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं। उधर अमेरिका के भावी राजदूत ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकना नए ट्रंप प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5.25 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों को मार गिराया है और नेपाल में बड़े राजनीतिक फेरबदल के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। मणिपुर में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़कने के 864 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 सितंबर को संघर्षग्रस्त राज्य के दौरे पर हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के मुताबिक मोदी इम्फाल और चुराचांदपुर का दौरा करेंगे। हिंसा शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री से राज्य का दौरा करने की कई मांगें की गई, लेकिन वे अब तक दूर रहे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी राज्य में प्रचार नहीं किया था। इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उम्मीदें तो हैं, लेकिन निराशा की आशंका भी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये यात्रा सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम होगी या इससे राज्य में कोई वास्तविक बदलाव आएगा। उम्मीद की जा रही है कि मोदी कोई ऐसी योजना या फॉर्मूला पेश करेंगे जो मणिपुर के लंबे इंतजार को सार्थक बना दे। प्रधानमंत्री कुकी बहुल चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये और मैतेई बहुल इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से भी मिलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। गुरुवार शाम को कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने कुकी बहुल चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लगाए गए बैरिकेड्स और पोस्टरों बैनरों में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भीड़ को सजावट तोड़ते और मोदी के खिलाफ नारे लगाते देखा गया। बताया जा रहा है कि कुछ कुकी समूह इस बात से नाराज थे कि प्रशासन ने वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस को ढक दिया था। ये स्मारक कुकी समूहों ने मई 2023 से जारी संघर्ष में मारे गए कुकीज़ लोगों की याद में बनाया था। वहीं जातीय संघर्ष के 28 महीने बाद भी राहत शिविरों में रह रहे लगभग 65,000 विस्थापित लोगों को प्रधानमंत्री के दौरे से कोई उम्मीद नहीं है। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्थापितों का मानना है कि इस यात्रा से कोई ठोस बदलाव नहीं आएगा। 4 मई 2023 को इम्फाल से भागे 25 वर्षीय जेम्स और 9 मई 2023 से राहत शिविर में रह रहे 41 वर्षीय नबा निंगथौजम दोनों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री ने हिंसा के शुरुआती महीनों में दौरा किया होता तो शायद हालात अलग होते। नबा, जिन्होंने चुराचांदपुर में अपना सब कुछ खो दिया, अब एक राहत शिविर में दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। उनका कहना है कि वे घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इन पीड़ितों की नज़र में जब तक शांति स्थापित करने और उन्हें सुरक्षित रूप से घर लौटाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ऐसी यात्राएं बेमानी हैं। मणिपुर में जहां लोकतंत्र की बहाली एक बड़ी चुनौती है, वहीं देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले एक बड़े स्तंभ आज हमारे बीच नहीं रहे। भारत में चुनावी सुधारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के संस्थापक ट्रस्टी जगदीप छोकर का शुक्रवार तड़के दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। छोकर ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद आईआईएमए में डीन और निदेशक के तौर पर काम करने के बाद अपना जीवन चुनावी सुधारों के लिए समर्पित कर दिया था। जगदीप छोकर और उनके संगठन एडीआर ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अथक प्रयास किए।
उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म किया जाना था। उन्होंने और उनके सहयोगी त्रिलोचन शास्त्री ने उम्मीदवारों के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता, आय, संपत्ति और आपराधिक मामलों का खुलासा करना अनिवार्य बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एडीआर ने 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना को सफलतापूर्वक चुनौती दी, जिसे अदालत ने खत्म कर दिया। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि छोकर का निधन एक ऐसी अंतरात्मा की आवाज का शांत होना है जो भारत के लोकतंत्र की अखंडता के लिए बोलती थी। राजनीतिक विश्लेषक संजय झा के अनुसार छोकर का काम इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 2014 के बाद भारत एक सत्तावादी दौर में चला गया था और चुनावी बॉन्ड जैसी योजना ने संदिग्ध राजनीतिक चंदों को वैधता दे दी थी। छोकर ने अपनी असाधारण दृढ़ता से एक ऐसी विकृत योजना को रोकने में मदद की जो पहले से ही भ्रष्ट व्यवस्था को और भी ज्यादा भ्रष्ट कर देती। एक तरफ जहां देश में पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस जुड़ी है क्रिकेट से। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की तीखी आलोचना की है। पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने मैच के बहिष्कार की मांग करते हुए सवाल किया, जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं। उन्होंने ये टिप्पणी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित करने के संदर्भ में की। आदित्य ठाकरे ने कहा, हमने पूरी दुनिया को बताया है कि भारत में पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और फिर भी अब हम उनके साथ खेलना चाह रहे हैं। उन्होंने बीसीसीआई के व्यवहार को राष्ट्र विरोधी और स्वार्थी बताया। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उसने अपनी विचारधारा बदल दी है। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि जब पाकिस्तान भारत में आयोजित 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। खेल के मैदान से लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मैदान पर नजर डालते हैं, जहां भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के लिए ट्रंप की पसंद सर्जियो गोर ने कहा है कि नई दिल्ली को रूसी कच्चा तेल खरीदने से रोकना उनके प्रशासन के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के सामने अपनी नियुक्ति की सुनवाई के दौरान गोर ने कहा कि वॉशिंगटन के टैरिफ तभी काम करते हैं जब दुनिया भर के हमारे साझेदार भी साथ हों। उन्होंने कहा, यदि हम एकतरफा रूप से किसी पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन वे वही तेल खरीदकर चीन, भारत, ब्राजील के माध्यम से फिर से बेच पा रहे हैं, तो यह एक समस्या है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर रहे हैं और क्वाड जैसे समूहों में सहयोग कर रहे हैं। ये दिखाता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष का असर भारत की विदेश और आर्थिक नीतियों पर कितना गहरा पड़ रहा है। जब एक सेनेटर ने पूछा कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर भारी टैरिफ लगाया है लेकिन बीजिंग को बख्श दिया है, तो गोर ने जवाब दिया कि अमेरिका अपने दोस्तों को उच्च मानकों पर रखता है और हम भारत से कभी कभी अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक उम्मीद करते हैं। अमेरिका का तर्क है कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए पैसा मिल रहा है, जबकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और रूस के साथ ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता रहा है। इस बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार गतिरोध के कारण अमेरिका में अदानी समूह के खिलाफ चल रही रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी की जांच भी रुक गई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच देश के भीतर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मारे गए इन सभी नक्सलियों पर कुल 5.25 करोड़ रुपये का इनाम था। यह मुठभेड़ गुरुवार को राज्य के मैनपुर थाना क्षेत्र के राजदेहरा मटाल पहाड़ियों पर हुई थी। देश में जहां नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की खबर है। नेपाल में कई दिनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्ति केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के 3 दिन बाद हुई, जिन्हें बड़े पैमाने पर हुए जेएनजी विरोध प्रदर्शनों के चलते पद छोड़ना पड़ा था। 73 वर्षीय कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और अब वे हिमालयी राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। उनकी नियुक्ति का फैसला राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सरकार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले युवा प्रदर्शनकारियों के बीच हुई एक बैठक के बाद लिया गया। कार्की एक छोटा मंत्रिमंडल बनाएंगी और नए संसदीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभालेंगी। हालांकि ये राजनीतिक बदलाव शांतिपूर्ण नहीं रहा। जेएनजी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 51 लोगों की मौत हुई। इनमें 30 लोगों की मौत गोली लगने से हुई।
उत्तर प्रदेश से आए एक भारतीय टूरिस्ट बस पर भी हिंसक प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिसमें कई तीर्थयात्री घायल हो गए और उन्हें लूट लिया गया। गाजियाबाद की एक महिला की मौत एक होटल में आग लगने से हो गई। इन प्रदर्शनों के कारण नेपाल के होटल उद्योग को 25 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक बड़ा टूरिज्म प्रोजेक्ट बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण से जुड़ी कंपनियों को नियमों का उल्लंघन कर सौंप दिया। मामला मसूरी के पास स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट का है। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड ने यहां एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर निकाला। सरकार ने सफल बोली लगाने वाली कंपनी को मात्र 1 करोड़ रुपए के सालाना शुल्क पर 142 एकड़ भूमि, पार्किंग, हेलीपैड, 5 कॉटेज, कैफे और 2 संग्रहालय जैसी सुविधाएं देने का वादा किया। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच से पता चला कि इस टेंडर के लिए बोली लगाने वाली तीनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की ही मालिकाना हिस्सेदारी थी। बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 2 बोली लगाने वाली कंपनियों में बालकृष्ण की 99% से ज़्यादा हिस्सेदारी थी। तीसरी कंपनी, जिसे ठेका मिला, उसमें बोली के समय उनकी 25.01% हिस्सेदारी थी, जो टेंडर मिलने के बाद बढ़कर 69.43% हो गई। ये टेंडर की शर्तों का सीधा उल्लंघन है, जिसमें सभी बोलीदाताओं को ये घोषणा करनी थी कि उन्होंने किसी अन्य बोलीदाता के साथ कोई मिलीभगत नहीं की है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में पर्यटन विभाग के एक अधिकारी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह कोई असामान्य बात नहीं है कि कुछ लोग अन्य कंपनियों में भी हिस्सेदारी रखते हों। प्रशासनिक पारदर्शिता पर उठते इन सवालों के बीच देश के उपराष्ट्रपति पद पर एक नई नियुक्ति हुई है। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। बाद में राज्यसभा के सदस्यों से मिलते हुए राधाकृष्णन ने बताया कि उनके चाचा कभी कांग्रेस के सांसद थे और उनके दादा कम्युनिस्ट थे। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को आश्वासन दिया कि वे न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे और सदन में उनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वे खुद कई दशकों तक विपक्ष में रहे हैं और जानते हैं कि विपक्ष में रहना कैसा होता है। इस समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति ने भी सबको चौंका दिया, क्योंकि 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा देने के बाद वे पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए टाल दी। यह मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा है। जजों की बेंच ने कहा कि मामले की फाइलें उन तक देर रात 2:30 बजे पहुंची, जिस वजह से वे रिकॉर्ड की जांच नहीं कर पाए। भारत में जहां न्यायपालिका काम कर रही है, वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश से भ्रष्टाचार और लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक डॉक्यूमेंट्री स्टोलन इन प्लेन साइट में एक चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के 16 साल के शासनकाल में बांग्लादेश से लगभग $234 बिलियन यानी 20,65,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम लूटी गई। फिल्म के मुताबिक देश का पैसा व्यवस्थित तरीके से विदेश भेजा गया, जिससे कुछ राजनीतिक रूप से जुड़े लोग अमीर हो गए, जबकि आम जनता गरीबी से जूझती रही। ये पैसा सरकारी प्रोजेक्ट की लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने, रिश्वतखोरी, बैंक कर्ज घोटाले और व्यापार में गलत बिल बनाने जैसे तरीकों से देश के बाहर भेजा गया। अनुमान है कि हर साल औसतन लगभग $16 बिलियन अवैध रूप से बाहर भेजे गए। इस लूट का एक बड़ा हिस्सा लंदन के रियल एस्टेट बाजार में लगाया गया। 2024 की गर्मियों में शेख हसीना के तानाशाही रवैये और भ्रष्टाचार से तंग आकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा और एक छात्र आंदोलन राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल गया। 5 अगस्त को हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी है, जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की लूटी हुई संपत्ति को वापस लाना है। बांग्लादेश जहां अपने लूटे हुए धन को वापस लाने की चुनौती से जूझ रहा है, वहीं ब्राजील में एक पूर्व राष्ट्रपति को उनके किए की सजा मिली है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद हजारों ब्राजीलियाई लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में हजारों लोग इकट्ठा हुए और इस दिन को लोकतंत्र की जीत के रूप में मनाया। और अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। गुजरात में पुलिस पर एक 17 वर्षीय किशोर के साथ यौन शोषण और हिरासत में प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई है। अमेरिका के डलास में एक 50 वर्षीय भारतीय मूल के मोटल प्रबंधक चंद्रमौली नागमलया की उनके परिवार के सामने बेरहमी से सिर काटकर हत्या कर दी गई। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को व्हाट्सएप,
लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।